नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फील्ड वेट्स पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं कि बोवाइन में सर्रा के क्या-क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से आप गाय और भैंस में सर्रा को क्लिनिकली पहचान पाएंगे और फिर आपको उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में लगभग सारे लक्षणों की चर्चा करेंगे जो गाय और भैंस में सर्रा के केस में देखने को मिलते हैं। तो आइए चलते हैं कि सर्रा के लक्षण क्या-क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। आप सभी जानते हैं कि सर्रा बीमारी जो है एक हीमोपैरासाइट जिसे ट्राइपैनोसोमा एवांसी के नाम से जाना जाता है उसके कारण होता है। ट्राइपैनोसोमा एवांसी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अपनी कंट्री में सिर्फ ट्राइपैनोसोमा एवांसी मिलता है और इसी के लक्षणों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ट्राइपैनोसोमा एवांसी एक ब्लड पैरासाइट है जो पहले से जाना जाता है, लेकिन अब इसे टिश्यू पैरासाइट की तरह भी देखा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है या अप्रूव हो चुका है क्योंकि ये पैरासाइट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और ब्रेन में जाके प्रॉब्लम करता है। कभी कभी ये आई के एक्वियस ह्यूमर में भी चला जाता है और ये वहाँ भी कॉम्प्लिकेशन करता है और इस तरह के साइन हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम सर्रा को डिवाइड करें तो सर्रा दो टाइप का होता है। एक जिसे हम एक्यूट फॉर्म कहते हैं जो कि मेनली हॉर्स और कैमल में देखने को मिलता है। दूसरी फॉर्म जिसे हम क्रोनिक फॉर्म कहते हैं जो मेनली गाय और भैंस में देखने को मिलती है। क्रोनिक फॉर्म में पशु को बुखार रहता है, बार बार बुखार आता है, फिर इलाज करते हैं, बुखार ठीक हो जाता है, फिर बुखार आता है और फिर ठीक हो जाता है। 15 से 20 दिन बाद फिर बुखार आता है और फिर धीरे धीरे पशु का वेट कम होता जाता है और फिर धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी भी डाउन होती रहती है। ये सारे लक्षण क्रोनिक फॉर्म में देखने को मिलते हैं। और एक्यूट फॉर्म जिसे हमें सीरियसली डील करना होता है या जिसे मैनेज करना डिफिकल्ट होता है उसे न्यूरोट्राइपैनोसोमा भी कहते हैं। नर्वस फॉर्म ट्राइपैनोसोमा को पहले ऐसा माना जाता था कि न्यूरोलॉजिकल जो साइन आते हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया के कारण आते हैं, बट ये आज वेल प्रूवन है कि हाइपोग्लाइसीमिया सिर्फ टर्मिनल स्टेज में होता है। अर्ली स्टेज में जो न्यूरोलॉजिकल साइन आते हैं उनके पीछे बहुत से कारण होते हैं, बहुत तरह के फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है। उसमें न्यूरो इन्फ्लामेशन या ये पैरासाइट का अपना बिहेवियर है जो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के लिए और टर्मिनल स्टेज में सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो लो होता है जिसकी वजह से एनिमल की डेथ हो जाती है। अभी इस पर रिसर्च भी हुई है और इंटरनेशनल पब्लिश भी हुई है कि जो अर्लीस्ट न्यूरोट्राइपैनोसोमा होता है उसमें ग्लूकोज लेवल हाई मिलता है और टाइप 2 लाइक डायबिटीज मेलेट्स जैसे सिम्टम्स आते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो जब न्यूरोलॉजिकल इरिटेशन होगा और उस समय आप ब्लड में शुगर लेवल एस्टिमेट करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हाई शुगर लेवल मिलता है, यानी कि सिर्फ ब्लड ग्लूकोज लेवल नर्वस सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर नर्वस सिम्टम्स की बात करें तो पहला जो सिम्टम आता है या पशु का ऑनर बताता है कि भैंस जो है लगातार 2 या 3 दिन से बैठी नहीं है और बार बार पेशाब कर रही है और साथ में टेम्परेचर हाई आता है। अगर इस तरह का लक्षण आता है तो आपको उसे सर्रा के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। अगर भैंस खड़ी है 2-3 दिन से तो दूसरा कारण भी हो सकता है जैसे कि फॉरेन बॉडी सिंड्रोम। तो आप इसमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो अगर उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी है तो जब भी वो बैठने की ट्राई करेगी तो बैठने से पहले ही खड़ी हो जाएगी। तो उस टाइम आपको सस्पेक्ट करना है कि उसके गले या पेट में फॉरेन बॉडी हो सकती है। लेकिन जब न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है तो उसमें भी भैंस लगातार खड़ी रहेगी और न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस जब भी रहेगा। अर्लीस्ट स्टेज में तो डमी सिंड्रोम भी जरूर रहेगा।
डमी सिंड्रोम क्या होता है कि जब भी आप उसको आवाज दोगे या उसको थपथपाते हो तो वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगी जिस तरह उसे करना चाहिए। तो ये लक्षण अर्लीस्ट स्टेज में आता है। इसके बाद में आप देखेंगे कि एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें वो अपनी नाक को ऊपर की तरफ खींचती रहती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। यूरिन का आउटपुट ज्यादा नहीं होता पर बार बार करती रहती है। ये इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं अर्लिस्ट स्टेज ऑफ न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट है। तो अगर आपको ये सिम्पटम्स दिखाई देते हैं तो आपको सर्रा के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे जो सिम्पटम्स उसमें आते हैं, न्यूरोलॉजिकल चेंजेज की वजह से इसमें पैरालिसिस भी होती है। इसमें फेशियल नर्व की पैरालिसिस होती है जिसकी वजह से एक तरफ का कान या टॉन्ज का पैरालिसिस होता है। जीभ को अगर आप प्रिक भी करोगे तो वो अंदर नहीं लेके जाएगी। इसमें कई बार आई का ग्लोब भी चेंज हो जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होगे। आई ग्लोब चेंज होने की वजह से इसमें एकदम सडन ब्लाइंडनेस होती है। पैरालिसिस की यहाँ पे बात हो गई तो अगर इससे ज्यादा वाइड फॉर्म में होता है तो हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी में दो तरह को चीजें होती है। या तो वो सर्कलिंग मूवमेंट करेगी जिसमें अगर आप उसे कहीं बांध दोगे तो वो उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी, जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा एग्रेसिवनेस होता जिसमें सेल्फ डैमेज करने लगती है, जैसे भैंस बिल्कुल जंगली टाइप की हो जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि वो खुद को कितना नुकसान पहुंचा रही है। कभी कभी उसका सर भी फट जाता है और कभी कभी सिंग भी टूट जाता है। अगर कोई भी पशु ऐसा बिहेव कर रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उसको सीवियर मेनिंजाइटिस है और न्यूरोलॉजिकल सर्रा है। तो ये सब सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए, इन सब से आप पता लगा सकते हैं कि पशु को सर्रा है या कोई और बीमारी। सर्रा का ट्रीटमेंट हम इसकी अगली वीडियो में डिस्कस करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।